मेरा आपसे अनुरोध है, आप जहां खड़े वहीं बैठ जाए, जिससे जो लोग बैठे हैं उनको ये महसूस ना हो कि खड़े होने वालों को ज्यादा कुछ दिख रहा है, बैठने वालों को कम। 1 मिनट का समय आप पे बैठ जाओ बराबर। आप पत्रकार थोड़ा ही बैठ जाओ। जो यहाँ पत्रकार साथी नहीं है वो बैठ जाए, पत्रकार साथी को बैठ जाए बराबर। ये अच्छी बात है कि हवा तेजी से चल रही है और बहुत अच्छा तब होगा जब आपकी भी हवा बहुत तेजी से चलेगी उत्तर प्रदेश में। ऐतिहासिक धरती और यहाँ उपस्थित इस कस्बे और आसपास के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग और भाई बंधु, जहाँ आप लोग उपस्थित हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिन साथियों ने मुझे आपके बीच में बुलाने का काम किया, जो आयोजक है आज के प्रोग्राम के, हमारे अध्यक्ष कमल चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष सूर्यकांत नेताजी, महासचिव डॉक्टर अमरेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, सत्यनारायण जी, महेश जी, रणवीर सिंह जी, संरक्षण मंत्री सुभाष बाबू शिक्षक जी, पूर्व सभासद रामदास जी, घनश्याम जी और केशव विमल जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप तो मेरी भी नहीं मानते हो, अगर मेरी मानते तो शायद खड़े ना होते। आके खड़ा हो गया, जो खड़ा होगा मैं उसको इसी तरह से देखूंगा कि वो हमारा नहीं है, ना वो हमसे प्यार करता है, ना वो हमारे संघर्ष का साथी है। यहाँ उपस्थित जो एक मंच हमारा लगाया गया है, अध्यक्ष जी प्रमोद कुमार जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई सुनील चित्तौड़ जी, हमारे कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता अमित कसाना जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के एक और सदस्य रिटायर्ड डीएसपी कल्याण सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रीन आर्मी के प्रभारी छोटे भाई सिकंदर बोस जी, प्रदेश सचिव मुकेश जाटव ठेकेदार जी, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, बहन सविता सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष विक्की आजाद जी, मंडल उपाध्यक्ष रामपाल नेताजी, राम गोपाल जी, राजू अंसारी जी, सत्य प्रकाश जी जो मंडल संयोजक मिशन 78 के, यहाँ के जिले के अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी, ममता गौतम जी और हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्ष अनिल कदम जी। जब तक मैंने इन सबके नाम लिए तब तक आप
अपनी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो गए हो। इस ऐतिहासिक मौके पे जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के समारोह में आज आए हैं, तो मैं सर्वप्रथम भारत की धरती पे समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान और अपने जीवन का एक एक पल हम सब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। मैं नमन करता हूं तथागत गौतम बुद्ध को, मैं नमन करता हूं संत श्री सतगुरु रविदास जी को, गुरु नानक देव को, भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु घासीदास को, गुरु कबीर को, और मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू जी महाराज को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, पेरियार लाल यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जगन्नाथ कपूरी ठाकुर को, महामना रामचंद्र वर्मा को, मानवर दीना मानव वाल्मीकि जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, चौधरी चरण सिंह जी को, और नमन करता हूं मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। मैं नमन करता हूं देश की वीरांगनाओं को जिन्होंने इस आंदोलन को महापुरुषों के साथ अपने खून से सींचा। मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फातिमा शेख और करोड़ों करोड़ों महिलाओं की ताकत बनने वाली मां फूलन देवी को भी मैं नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं जब पिनाक आया और जब मैं उस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा, मेरा दिल गौरवान्वित हुआ कि इतनी सुंदर मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर के आप लोगों ने लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसको। मैंने बहुत सारी मूर्तियां देखी हैं, मगर सवाल ये है कि मूर्तियां तो उनकी इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम लोग उनको याद भी इसलिए करते हैं, ना वो हमारे जिले में पैदा हुए, ना हमारे प्रदेश में पैदा हुए, ना ही पारिवारिक रूप से हम उनसे कभी मिले बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में रहने वाले शोषित वंचित वर्गों के लिए, इस देश में रहने वाली तमाम महिलाओं के लिए, इस देश में रहने वाले अंतिम कमजोर व्यक्ति को खड़ा करने के लिए लगा दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से उनके नारों को, उनकी बातों को जान जानकर मानव काशीराम साहब गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमकर इन वर्गों को इकट्ठा करने के प्रयास में लंबे समय तक लगातार कार्य करते रहे और वो इसमें बड़े पैमाने पे सफल भी हुए। मगर सम्मानित साथियों, मैं याद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को
और मेरे याद आता है कि बाबा साहब हमें जातियों से निकालकर वर्ग में बना के चले गए। उन्होंने देश के सैकड़ों टुकड़ों में बटे, हजारों टुकड़ों में बटे अनुसूचित जाति, जिनको हम दलित समाज भी कहते हैं, उनकी सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए उनके लिए एक वर्ग अनुसूचित जाति बनाया और 3000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग को, जो जातियों में बटा, व्यवस्था के आधार पर जातियों में बटा था, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग बनाने का काम किया। उनके अलावा जो और अन्य जातियों में बटा हुआ था, उसको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्ग बनाने का काम किया। मैं बड़ा खुश था जब मैंने आज रास्ते में देखा कि हमारे लोगों ने अलग अलग तरह के बोर्ड लिए हुए हैं और वो नौजवान साथी अपने अपने बोर्ड को टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज वो जाति की सच्चाई को समझने लगे हैं। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग बाबा साहब के जोर जोर से नारा लगाते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिखावे के लिए नारे लगाते हैं। जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको नारे लगाने का समय नहीं मिलता है, ये सच है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं वो उनके इतना समय नहीं होता कि वो नारे लगा सके या भीड़ में हल्ला मचा सके। वो तो जमीन पे काम करते रहते हैं और समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अनुशासन में रहते हैं, जिम्मेदारी से रहते हैं, मंच द्वारा या अपने नेता द्वारा कही गई बातों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को ना समाज पसंद करता है, ना नेता पसंद करता है, जिनको कह दिया जाए कि भाई बैठ जाओ और वो जानबूझ के बार बार खड़े होकर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे लोग ना समाज का भला कर सकते हैं, ना अपने संगठन का भला कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बैठ गए हो मेरी बात सुन के, आप अच्छे लोग हो। लेकिन सामान्य साथियों, जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग बनाया और आज भी हम लोग जातियों में बटे हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सारी सुविधा छोड़ के हमारे लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्या उनका सपना सिर्फ मूर्ति लगाने से पूरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जितनी जोर से नारे लगा रहे थे उतनी जोर से बताओ। अगर नारा लगाने से या मूर्ति को लगाने से सपना पूरा नहीं होगा तो फिर ये भी बताओ कि उनका सपना कैसे पूरा होगा? मेरे लोगों, मुझे बताओ। पहले उनका सपना भी जान लो। उनका सपना था कि ये कमजोर वर्ग के लोग, जिनको मैं तमाम तरह के संघर्ष करके बड़े बड़े पैसे वालों, ताकत वालों से लड़के वोट का अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूं, जो मेरे जाने के बाद पढ़ लिखकर अपनी वोट की ताकत को समझ के अपनी वोट के जरिए इस प्रदेश और देश पे राज करने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो नौजवान साथियों को सुननी चाहिए। तुम्हारा भला नारा लगाने से या पैर छूने से नहीं हो सकता, मेरी बात को याद रखना। मैं तुम्हें मना करता रहता हूं कि पैर मत छुआ करो, पैर छूना है समानता की निशानी है। मैं तुमसे कहता हूं कि पैर मत छुआ करो। तुम लोग दूसरे नेताओं की तरह तुम्हें लगता है पैर छूने से मैं खुश हो जाऊंगा, तुम पैर छूते रहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर हो गई है।
वो हर आदमी के आगे झुक जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को इतनी मजबूत रखो, वो अगर झुके तो समाज के सम्मान में, अदरवाइज वो किसी के आगे झुक भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरी बात पर गौर करो। मैंने बहनों से एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ, ये तुम्हारी ना समझी है। तुम सोचो तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। बहनों को एक बार नहीं कहा मैंने बैठ जाओ, ना मैंने माओ से कहा एक बार कि बैठ जाओ, क्योंकि वो बिना कहे अपनी बात को समझती हैं। हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो, आप ये बताओ आपको डी में आने को किसने कहा? आप वहां छाव में रहते। आप जब अपनी मर्जी से डी में आ गए तो इस कष्ट को सहो, और अगर आप इस कष्ट को नहीं सह सकते तो आप समाज की सेवा करने वाले नहीं हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप धूप में है तो मैं अपना मंच धूप में लगा लेता हूँ, आपके जैसी स्थिति में आ जाता हूँ, लेकिन अनुशासन में रहना सीख लो। आपकी भीड़ में कोई नुकसान पहुंचा जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? है आपका जवाब? पुलिस के साथ ही यहाँ मौजूद है, लेकिन आपने देखा कल पुलिस की मौजूदगी में परसों क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमें ये पता है कि मृत्यु अटल सकते हुए एक दिन आनी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि हमें लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी है, किसी और के सहारे नहीं लड़नी है। वो हम में से ही एक है, वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी लगाम सरकार के हाथ में है। उनकी लगाम सरकार के हाथ में है, तो उनकी लगाम जब खिंचेगी तो वो अपने सगे भाई को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बात पे गौर करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो जो लोग सामने बैठे हैं, और मैंने मंच के लोगों से भी कहा था कि मेरी बात पे गौर करना जब मैं बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अधीन था, और बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में लड़ रहे थे इस बात के लिए कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हम वहां गुलामों के गुलाम हैं, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने जब अपनी बात को तर्क से रखा, उस टेबल पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस की पंडित मालवीय जी भी मौजूद थे। बाबा साहब ने जब कहा कि हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, हमें आजादी नहीं है, तो मालवीय जी ने कहा अंग्रेज अफसरों के सामने कि बाबा साहब हमसे नाराज है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने तत्काल वहां रखे जग से एक गिलास में पानी अपने हाथ से किया और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर छुआछूत नहीं है तो आप ये गिलास का पानी पी के दिखाओ। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, गौर करो। पिछले 75 साल से आप ताली बजा रहे हो, देश में यही हैसियत है आपकी। जब वो गिलास किया गया तो पंडित मदन मोहन मालवीय इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छुआ पानी पी ले। तब अंग्रेजों को भी विश्वास हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया, और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भी गांधी जी जरावदा जेल में अनशन पर बैठे, बड़े मुश्किल से रोते हुए 1932 24 सितंबर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह समझौता किया जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो पूना पैक्ट हुआ, आरक्षण आया। पूना पैक्ट जब हो गया तो पत्रकार साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर अब आपको कैसा लग रहा है? तो मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके अपने समाज के लिए फल लेके आया था, और गांधी एंड कंपनी ने उस फल का सारा रस चूस लिया।
और छिलके मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। मैं रोते हुए मैंने पुनः व्यक्त किया, लेकिन मेरी आने वाली औलादे वो इस अपमान का बदला जरूर